हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज का हम लोग का टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर यानी न्यूक्लियर प्लांट एक कहिए, जिसके हेल्प से हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो पहले तो समझना ये है इसके कंस्ट्रक्शन कैसा है, ये वर्क कैसे करता है, और फिर डिटेल में हम लिख देंगे कि कैसे जो है अगर 12th एग्ज़ाम में लिखना हो या आगे कोई भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात जानना हो तो हर पार्ट का अलग अलग यूज क्या है और कैसे डिटेल में लिखेंगे, ये सब आगे देखेंगे हम लोग। तो देखिए, जैसे ये जो है ना, ये कोर मटेरियल है। इसमें तीन जो देख रहे हैं ये यूरेनियम रॉड है, इसको फ्यूल रॉड भी बोलते हैं। मेन पार्ट यही है। इसके चारों ओर जो है ना ये कूलेंट है, कूलेंट, ठीक ना, ये कूलेंट है, पाइप से लगा हुआ, चारों ओर जो है वो कूलेंट है। इसको कंट्रोल रॉड बोलते हैं। ये जनरली जो है कैडमियम का बना हुआ होता है। इसको ऊपर नीचे करने से जो है हम लोग न्यूक्लियर फिशन के रेट को कंट्रोल करते हैं। ये डॉट डॉट जो दिया हुआ है ये मॉडरेटर है। मॉडरेटर जो है जनरली ग्रेफाइट या हेवी वाटर का होता है, और ये जो है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो करने में मदद करता है, ठीक है। अब देखिए, ये बॉयलर है, समझिए, इसमें वाटर है। अब आइए थोड़ा सा इसको समझेंगे। जैसे ये जो चैम्बर है, इसमें जो यूरेनियम है, यूरेनियम 235 रहता है, ठीक ना, ठीक ना। अब जो है जब इसमें न्यूक्लियर फिजन होता है तो जाहिर है इससे जो है बेरियम, क्रिप्टन या लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, न्यूट्रॉन वगैरह सब जो है निकलता है। अब ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जो है उसको कंट्रोल करता है मॉडरेटर, जो न्यूट्रॉन को स्लो करता है। कारण कि बहुत फास्ट न्यूट्रॉन रहेगा ना तो वो डायरेक्ट भी निकल सकता है, मतलब वो आगे के न्यूक्लियर फिजन में यूज में नहीं आएगा। तो मॉडरेटर के हेल्प से हम लोग इस फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो करते हैं। जनरली फिजन में स्लो न्यूट्रॉन का ही ज़रूरत होता है, पहले भी इस बात को एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए, अब क्या होता है कि इस चैम्बर में, ठीक ना, फिजन चैम्बर है, इस चैम्बर में लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। ये बहुत हॉट चैम्बर हो गया, तो इसके किनारे में ये सब कूलेंट लगा हुआ। देखो यहाँ पर एक पंप लगा हुआ, पंप से कूलेंट को हम लोग प्रेस किए। अब कूलेंट जो है ना इस चैम्बर के कांटेक्ट में आने पर ये पूरा हाई टेम्परेचर गेन कर लेता है ना, और हाई टेम्परेचर गेन करके कूलेंट जो है हॉट हो करके, गर्म होकर के ये बॉयलर तक जाता है। अब देख लो, ये इतने बार जो है इस पाइप को बेंड किया गया है कि ज़्यादा देर तक ये कूलेंट इसके अंदर रहे। उससे क्या होता है कि कूलेंट का जो हीट है वो मिल सके वाटर को, और वाटर जो है ना वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है गर्म होकर के। अब यही स्टीम का जो एनर्जी है कहाँ चला जाता है? टरबाइन को। याद करो, जनरेटर वगैरह में जो है टरबाइन का रहता है ना, हम लोग कॉइल को रोटेट कराते हैं, दो मैग्नेट के बीच में रख के फ्लक्स का चेंजिंग होता है और ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो ये जो स्टीम है ना वो टरबाइन को रोटेट कराता है, और टरबाइन रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस होगा। आगे जनरेटर लगा हुआ है। अब चूंकि ये जो स्टीम है अब इधर आ रहा है, टरबाइन को रोटेट कराने के बाद भी ये पूरी तरह से कंडेंस नहीं हो पाता है, मतलब स्टीम फॉर्म में ही रहता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक वाटर चैम्बर समझो, इसको कंडेंसर बोलते हैं, इधर से कोल्ड वाटर देते हैं और ये हॉट वाटर को इजेक्ट कर लेता है। कोल्ड वाटर इधर से देते हैं, हॉट वाटर को इजेक्ट कर लेता है। तो क्या करता है कि स्टीम को कंडेंस करके फिर से वाटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक ना, उसके टेम्परेचर को घटा देता है। अब फिर क्या हुआ, ये कूल वाटर यहाँ आया, फिर इधर से जो है वही जो प्रोसेस लगा हुआ है वही प्रोसेस, फिर हॉट कूलेंट इधर से आ रहा है। ये कूल वाटर जो है इसके हीट को गर्म करके,
ठीक ना, हॉट वाटर में बदला, फाइनली स्टीम में बदला, और इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होते रहेगा। बहुत सिंपल है, एक बार और आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्या है ये? यूरेनियम रॉड है, इसी के हेल्प से न्यूक्लियर फिजन किया जाता है। अब ये जो न्यूट्रॉन इससे निकला, वो न्यूट्रॉन, कुछ न्यूट्रॉन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होता है, उसको स्लो करने के लिए मॉडरेटर लगा हुआ रहता है, और रिएक्शन अनकंट्रोल्ड ना हो जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा तो विस्फोट हो जाएगा। तो उसके लिए कंट्रोल रॉड लगा हुआ रहता है, और एक कंट्रोल रॉड जो है कैडमियम से बना हुआ होता है, जो कि रेट ऑफ फिजन को कंट्रोल करता, ठीक ना। और जैसा कि बतलाए, ये कूलेंट जो है पंप किया जाता है, और ये कूलेंट जो है ना, चूँकि न्यूक्लियर फिजन के कारण जो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है, उससे ये कूलेंट गर्म होकर के हॉट कूलेंट बन के इधर से जाता है, बॉयलर में गया, और इतने बार जो है ना ये पाइप टेढ़ा मेढ़ा है, जिससे कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा हीट वाटर को ये दे सके। अब उस केस में वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है, और स्टीम का एनर्जी टरबाइन को रोटेट कराने में एकदम सिंपल है ना। वही स्टीम यहाँ आया तो एक कंडेंसर लगा हुआ है, जो कोल्ड वाटर के हेल्प से स्टीम को कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट कर दे, फिर कूल वाटर यहाँ से आएगा। यही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो इतना सिंपल है। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, अब बोर्ड पे तो उतना जगह नहीं है कि मैं सब कुछ लिख सकूँ, इसलिए मैं डायग्राम को मिटा दे रहा हूँ, और डायग्राम को मिटा करके हर पार्ट के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखना है उसको लिखते रहे, ठीक है। पहले आप इसको नोट करें। अब अगर न्यूक्लियर रिएक्टर जो है आपको एग्जाम में लिखना हो, तब कैसे लिखेंगे? एक तो एक्सप्लेन कर दिया, डायग्राम तो आप बनाएंगे ही, और वैसे तो उसको एक्सप्लेन किया जाए तो उसमें जितना भी पार्ट है, जैसे आप पढ़े फ्यूल रॉड, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड, कूलेंट, है ना, कंटेनमेंट, सबको अलग अलग एक्सप्लेन हम लोग कर सकते हैं, एक एक पेज में अलग अलग डिटेल में लिख सकते हो। लेकिन टू द पॉइंट अगर डिस्कशन करें तो उसको मैंने बोर्ड पे लिखा है, जैसे इट कंटेन्स द फ्यूल एलिमेंट। फ्यूल एलिमेंट में क्या होता है? यूरेनियम रॉड रहता है, उसमें मेनली जो है यूरेनियम 235 होता है। फिर जो है, यहाँ ब्रैकेट दे देते हैं, द कोर कंटेन्स मॉडरेटर टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। मॉडरेटर का काम बतलाए थे कि जो न्यूट्रॉन निकलता है फिजन में, उसको स्लो करने के लिए होता है। और द कोर इज सराउंडेड बाय ए रिफ्लेक्टर टू रिड्यूस लीकेज, मतलब फिजन का लीकेज नहीं हो, इसके लिए कोर को चारों तरफ से रिफ्लेक्टर लगा देते हैं हम लोग। उसके बाद जो है, देखो लिखा हुआ द एनर्जी, यानी जनरली हीट के रूप में, रिलीज इन द फिजन इज कंटिन्यूसली रिमूव्ड बाय ए सुटेबल कूलेंट। कूलेंट के हेल्प से उस हीट एनर्जी को हम लोग बॉयलर तक भेजते हैं। ए कंटेनमेंट वेसल प्रिवेंट्स द एस्केप ऑफ रेडिएशन फिजन प्रोडक्ट। देखो आगे लिख दिए हैं, द होल असेंबली इज सील्डेड टू प्रिवेंट हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द कमिंग आउट। देखो पूरे अपरेटस को, पूरे असेंबली को क्या करते हैं ना, कि कंक्रीट वॉल से लगभग 1 मीटर 2 मीटर थिकनेस का कंक्रीट वॉल हो या स्टील के वॉल से उसको पैक कर दिया जाता है कि उससे रेडिएशन जो है ना, हार्मफुल रेडिएशन बाहर ना निकले। फिर जो है, द रिएक्टर कैन बी शट डाउन बाय द मीन्स ऑफ कंट्रोल रॉड। जो कैडमियम का बना हुआ कंट्रोल रॉड होता है, उसके हेल्प से जो है हम लोग रिएक्टर को शट डाउन भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, ठीक ना। दैट हैव हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का उसका बहुत ज़्यादा जो है पावर होता है, इफिशियंसी होता है। अब देखो, द कूलेंट ट्रांसफर हीट टू द वर्किंग फ्लूइड, ठीक ना। कूलेंट जो है वर्किंग फ्लूइड में यहाँ कुछ और नहीं बल्कि वाटर ही रहता है, विच इन टर्न में प्रोड्यूस स्टीम। मतलब कूलेंट के हेल्प से वाटर गर्म होता है, और वाटर गर्म होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम में। एंड द स्टीम ड्राइव्स टर्बाइंस एंड जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, है ना। मतलब कि जो स्टीम है वही जो है टरबाइन को रोटेट कराता है और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो बेसिक बात जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये देखिए एक लाइन यहाँ लिख दिए हैं कि न्यूक्लियर वेस्ट जो है उसका भी एक स्पेशल केयर करना पड़ता है।
तो न्यूक्लियर वेस्ट नीड्स ए स्पेशल केयर फॉर ट्रीटमेंट सिंस दे आर रेडियो एक्टिव एंड हजार्डस, है ना। ये बहुत डेंजरस होता है, इसलिए आपको जो है न्यूक्लियर वेस्ट को भी सही ढंग से यूज करना पड़ता है और ये ख्याल रखना पड़ता है कि ये चूँकि रेडियो एक्टिव है, इससे दिक्कत भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको अगर एग्जाम में न्यूक्लियर रिएक्टर लिखने के लिए आए तो इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए पहले इसको लिख। हाँ जी, अभी हम लोग सीखे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में और जाहिर है वो फिजन पे बेस्ड है। और न्यूक्लियर फिजन से रिलेटेड एक और टर्म यूज होता है, उसको भी जान लेना जरूरी है, जिसको हम लोग के वैल्यू बोलते हैं। तो ये के वैल्यू क्या है? तो देखो, ये के वैल्यू सही मायने में रेशियो है नंबर ऑफ प्रेजेंट फिजन इन प्रेजेंट जनरेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फिजन्स इन प्रीवियस जनरेशन। या एक बार बोल दे, नंबर ऑफ फिजन्स इन प्रेजेंट जनरेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फिजन्स इन प्रीवियस जनरेशन। तो अगर नंबर ऑफ फिजन बढ़ते जा रहा हो, जो होता है ना अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में, अब एक फिजन जो है 3 को क्रिएट किया, 3 जो है 9 को क्रिएट किया, इस तरह से वो नंबर ऑफ फिजन अगर बढ़ते जा रहा हो तो उस केस में जो के का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। जैसे व्हेन वन फिजन कॉजेज मोर देन वन फिजन, रेट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इंक्रीजेज, तब एनर्जी जो है ना फास्ट रेट से इंक्रीज करता है। लेकिन जब कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो, व्हेन वन फिजन कॉजेज वन फिजन, रेट ऑफ एनर्जी रिलीज इज कांस्टेंट। तो हम लोग चाहते यही हैं कि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में के का वैल्यू 1 होता है। हालांकि ये 100% तो नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क पड़ता है, कंट्रोलिंग एकदम इतना एक्यूरेट नहीं होता है कि 1 हो जाए, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो है 1 के, कभी ज़्यादा थोड़ा कम, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 1 के होता है। के जब ग्रेटर देन 1 होगा तो उस केस में जो है वो तो जैसे एटम बम वगैरह हो गया, वो डेंजरस हो गया, है ना, उसमें एक्सप्लोजन हो जाता है। और के लेस देन 1, जैसे मान लो कि स्टार्ट में ही नंबर ऑफ फिजन ज़्यादा हो रहा था, फिर धीरे धीरे जो है नंबर ऑफ फिजन्स कम होने लगा, तो उस केस में जो है के क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो ठीक है, ये के वैल्यू है। आगे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं, तब तक इसको आप लिख। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन को। फिजन तो पढ़ लिए हम लोग, जिसमें अनस्टेबल हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट करता था। इसमें क्या होगा, कंबाइन करेगा, है ना, लाइटर न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियस कंबाइन करके हेवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा। तो देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन है क्या? तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइंस टू फॉर्म ए हेवी न्यूक्लियस। ठीक ना, 2 या 2 से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई आपस में मिल गया और एक हेवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। और इस प्रोसेस में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। ठीक ना, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ये भी जानेंगे वन फ्यूजन स्टार्ट्स, एक बार स्टार्ट हो जाता है फ्यूजन तो फिर जो है फर्दर एक्सटर्नल हीटिंग, हाई टेम्परेचर अलग से प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन ये जानेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए वेरी हाई टेम्परेचर का ज़रूरत होता है। यानी अर्थ पे तो प्रैक्टिकली तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोई एटम बम को एक्सप्लोड कराया जाए। एटम बम को एक्सप्लोड करने से वेरी हाई टेम्परेचर होता है और तब उसी में जो है ना हाइड्रोजन बम का जो कंसेप्ट है वो एटम बम एक्सप्लोड कराने के बाद जो है ना इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है कि फिर हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो है ना आपस में कंबाइन करने लगता है और उसमें फिर फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी यानी कि हाइड्रोजन बम और डेंजरस इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके पहले एटम बम को एक्सप्लोड कराया जाता है। तो खैर हम लोग वो सब बात अभी तो सीख नहीं रहे, हम लोग केवल सीख रहे हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन है क्या। तो क्या सीखे, 2 लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर के हेवी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया।
अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देख, ये दो हाइड्रोजन एटम है, ये कंबाइन किया और कन्वर्ट हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूट्रॉन बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो। और इतना अमाउंट जो है 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी रिलीज हुआ इस प्रोसेस में। यानी कि बोलेंगे 2 प्रोटॉन्स कंबाइन टू फॉर्म ए ड्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन विथ ए रिलीज ऑफ 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इतना एनर्जी जो है प्रोड्यूस हुआ। आप सोच लीजिए ये एक एटम के लिए, ये ज़्यादा के लिए नहीं। और ये भी जान लो, जैसे यहाँ मास नंबर, इसको समझना, 1 और 1 2 हो गया, तो मास नंबर 2 हो गया तो क्या बोलेंगे? पहले तो ये दो ठो प्रोटॉन था, तो ये दोनों जो प्रोटॉन का 2 प्रोटॉन हो गया। और यहाँ क्या बता रहे? तो बोले नहीं, दो प्रोटॉन मिला ना, एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि इसमें बोलेंगे कि एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, क्योंकि प्रोटॉन का ही संख्या जो है ना वो एलिमेंट को वेरीफाई करता है। तो ये हाइड्रोजन ही है ना। तो ये इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? ड्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम भी बोलते हैं। अब देखो, अब ये 2 ड्यूट्रॉन जो है जब मिला और इस तरह का कॉम्बिनेशन किया, मास नंबर 3 हो गया, एक न्यूट्रॉन निकल गया, फिर जो है इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है प्रोड्यूस हुआ। ठीक ना। 2 न्यूट्रॉन्स कंबाइन टू फॉर्म द लाइट आइसोटोप ऑफ हीलियम। ये एक्यूरेट हीलियम तो नहीं हो, क्योंकि एक्यूरेट हीलियम में तो 2,4 होता है ना, लेकिन आइसोटोप ऑफ हीलियम हो गया। इसी तरह से 2 लाइटर न्यूक्लियाई जो है आपस में कंबाइन करता है और लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। याद रखेंगे इन न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक ना। न्यूक्लियर फ्यूजन में जो है ठीक ना, न्यूक्लियर फ्यूजन में बाइंडिंग एनर्जी जो है ना वो इंक्रीज करता है। ऐसे भी देखो, यहाँ जहाँ भी एनर्जी रिलीज हो रहा है, यानी समझो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। ठीक ना। ये पहले भी एक्सप्लेन किए हैं। देखो अब है कि ये हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट क्यों है? ये रिक्वायरमेंट क्यों है फ्यूजन के लिए? तो ऐसे थोड़ा सा सिंपल वे में समझो। जैसे ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ठीक ना। और इसको हम लोग क्या किए, जान रहे हो, हाइड्रोजन न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन को हम लोग नज़दीक ला रहे हैं। तो सोचो क्या नज़दीक आना चाहेगा? नहीं ना, दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है ना, तो वो तो दूर जाना चाहेगा। इसका मतलब हुआ कि इसको नज़दीक लाने के लिए हमको एक्सटर्नल जो है वर्क करना पड़ेगा। कोई तो एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा, ठीक है। अब अगर मान लो हम क्या किए, इसको वर्क करते करते, बीच के सेपरेशन कम करते करते अगर हम लोग फर्मी में पहुंच गए, फेम्टोमीटर के डिस्टेंस में पहुंच गए, वेरी क्लोज पहुंच गए, तो जानते हो कि वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स स्टार्ट हो जाता है। यानी जब लार्ज सेपरेशन पे था, देखो लार्ज सेपरेशन का मतलब समझना, न्यूक्लियस के लिए लार्ज सेपरेशन जो है ना 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर, ये सब इनफाइनाइट सेपरेशन माना जाता है। इसलिए क्योंकि वहाँ तो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता नहीं है। तो 2 प्रोटॉन को जब तुम लार्ज सेपरेशन से नज़दीक ला रहे हो, दोनों रिपेल कर रहा है, तो बोलो एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ेगा कि नहीं? तो एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही सेपरेशन घट करके न्यूक्लियर रेंज में आ जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स का जो रेंज है 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में आ जाएगा, वैसे ही न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करने लगता है। और न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। तब क्या होता है कि देखो, जैसे जब इसको नज़दीक ला रहे थे, मेरे द्वारा वर्क किया जा रहा था, नहीं थोड़ा याद करो वर्क पावर एनर्जी को। जब तुम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हो तो क्या होता है, वो एनर्जी को गेन करता है ना।
और वेरी क्लोज आया और अचानक वेरी अट्रैक्टिव फोर्स लगा, अब एक दूसरे को नज़दीक आना चाह रहा है, उसमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो जाएगा। यानी कि आपका काम क्या है, उसको किसी भी तरह से इतना कम सेपरेशन पे ला दें जहां न्यूक्लियर फोर्स एक्शन में आ जाए। तो ये हम करेंगे कैसे? अब ऐसा तो है नहीं कि प्रोटॉन को ऐसे पकड़ लिए ला करके कहे कि देखो 2 प्रोटॉन मिला तो हाइड्रोजन मिल करके जो है न्यूट्रॉन बन गया या हीलियम बन गया, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हाई टेम्परेचर तक गर्म करो। गर्म करने से क्या होता है कि जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तब पहले वो एटम में ब्रेक किया और हाई टेम्परेचर हुआ, आयनाइज हो गया, यानी समझो एक तरह से न्यूक्लियस फ्री हो गया, है ना। और बहुत हाई टेम्परेचर है तो काइनेटिक एनर्जी लार्ज अमाउंट में मिलेगा। अब काइनेटिक एनर्जी मिलेगा तो 2 न्यूक्लियस कंबाइन कर, मान लो कि कहीं कॉलिजन हो गया, वो तो रैंडमली मूव करता है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़े होंगे। अब मान लो 2 न्यूक्लियस एक दूसरे के वेरी क्लोज आया, अब वेरी क्लोज आया उस हाई टेम्परेचर पे और वो कंबाइन करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। नहीं, मतलब कि हाई टेम्परेचर के हेल्प से हम लोग काइनेटिक एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। यानी जो एक्सटर्नल वर्क के बात करें, एक्सटर्नल वर्क तो हम लोग ऐसा तो फिजिकली वर्क तो कर नहीं सकते हैं कि पकड़े 2 प्रोटॉन को नज़दीक मिला दिए, 2 हाइड्रोजन एटम को या 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियस को कंबाइन करवा दिए, नहीं। उसके लिए हम लोग हाई काइनेटिक एनर्जी देते हैं, और हाई काइनेटिक एनर्जी होने पर जब न्यूक्लियस नज़दीक भी आता है तो रिपल्सन फोर्स तो लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है कि वो न्यूक्लियर रेंज में पहुंच जाता है और इस तरह से फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से लाइटर न्यूक्लियाई जो है वो हेवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, अब अर्थ पे प्रैक्टिकली जो है उतना हाई टेम्परेचर पॉसिबल हो नहीं पाता, वो 10⁹ केल्विन के अप्रॉक्स टेम्परेचर का ज़रूरत होता है फ्यूजन के लिए, तब उतना काइनेटिक एनर्जी मिल पाता है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि सन का जो कोर टेम्परेचर है ना बहुत हाई है और वो सुटेबल होता है फ्यूजन के लिए, और सन जो है वहाँ पे मौजूद भी जो है ना हाइड्रोजन ही है लार्ज अमाउंट में, तो वहाँ पर जो है ये फ्यूजन जो है फ्यूजन के द्वारा ही एनर्जी रिलीज होता है। वहाँ पे ये नहीं बोल सकते हो कि वह न्यूक्लियर फिजन हो रहा होगा। फिजन होने के लिए तो ज़रूरत होता है हेवी न्यूक्लियस का, लेकिन सन में जो है, सन भी तो गैस का ही ना फॉर्म है, तो सन भी जो है, सन पे कोई हेवी न्यूक्लियस नहीं है, वहाँ फिजन होने का कोई चांस नहीं बनता है। तो आप डिफिनेशन तो लिखें, कुछ और जो है जो रिलेटेड टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म है उसको यूज करते हैं, पहले आप यहाँ तक नोट कर लें। तो देखिए, याद कीजिए, आप मास डिफेक्ट में पढ़े थे कि जो न्यूक्लियॉन्स होता है, यानी जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसको अगर सेपरेटली करके मास को मेजर करें और कंबाइन करके जब मास को मेजर करते हैं तो मास कुछ घट जाता है और बोलते हैं कि वो मास जो है एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। ठीक वैसे ही सोचिए, 2 लाइटर न्यूक्लियाई जब एक दूसरे से कंबाइंड करेगा और एक सिंगल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा, तो उस केस में भी कुछ मास डिसएपियर हो जाता है, और वही जो मास डिसएपियर हुआ वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक ना, हाइड्रोजन एटम कंबाइन किया, या हाइड्रोजन न्यूक्लियस कंबाइन करके हीलियम न्यूक्लियस में सपोज करो कन्वर्ट हुआ, या न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो उस केस में उस हेवी न्यूक्लियस के मास को अगर आप मेजर करें और अलग अलग जब न्यूक्लियस था उसके मास को मेजर करें तो मास में डिफरेंस आ जाता है। तो देखो यहाँ लिखे हैं, द सम ऑफ मासेज बिफोर द फ्यूजन, यानी लाइटर न्यूक्लियाई इज मोर देन द सम ऑफ मासेज आफ्टर द फ्यूजन, यानी जो बिगर न्यूक्लियस बना, एंड दिस डिफरेंस अपीयर एज फ्यूजन एनर्जी। वही मास का जो डिफरेंस है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। फॉर द फ्यूजन रिएक्शन द लाइट न्यूक्लियाई आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, या चलो लाइटर न्यूक्लियाई कर लेते हैं। लाइटर न्यूक्लियाई आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, जाहिर है नज़दीक लाना है।
ठीक है ना, क्लोज टू ईच अदर इन न्यूक्लियर रेंज, मतलब वेरी क्लोज लाना है। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर टू काउंटर द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियाई, है ना, दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो जब तक जो है एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिलेगा, एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। और वो तब पॉसिबल होता है जब वेरी हाई टेम्परेचर पे होता है। ड्यू टू दिस रीजन द फ्यूजन इज वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म, है ना, फ्यूजन को परफॉर्म कराना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वेरी हाई टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 9 केल्विन टेम्परेचर का जरूरत पड़ जाता है हाइड्रोजन एटम को या हाइड्रोजन न्यूक्लियस को कंबाइन कराने के लिए। देखो आगे लिखे हैं, द इनर कोर ऑफ सन इज एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड इट इज सुटेबल फॉर फ्यूजन। देखो सन का जो कोर टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, हालांकि वो भी 10 टू द पावर 9 केल्विन के बजाय 10 टू द पावर 7 केल्विन का ही अप्रॉक्स होता है। लेकिन होता क्या है कि उसमें कुछ न्यूक्लियस जो रहता है वो बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पे होता है, कुछ कम पे होता है। चलो वो स्टार्स का एक अलग फिनोमेनन है, फिर सिंपली तुम्हें सीधे जानो ऐसे कि वो सुटेबल होता है फ्यूजन के लिए। एंड इन फैक्ट द सोर्स ऑफ सन्स और अदर स्टार्स एनर्जी इज द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है ना। मतलब कि जो देखते हुए स्टार को, सन को, वो हमेशा जो है एनर्जी को रिलीज करते रहता है, कंटिन्यूसली रिलीज कर रहा है। तो एनर्जी कहाँ से आता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन से आता है। अगर कोई कहे कि अच्छा वहाँ फ्यूजन काहे नहीं होता है, तो बोलेंगे फ्यूजन के लिए हेवी न्यूक्लियस का ज़रूरत है, और वहाँ पे जो भी न्यूक्लियस मौजूद है वो कौन है? लाइटर न्यूक्लियस है। लाइटर न्यूक्लियस कंबाइन करके हेवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना चाहता है। क्यों कन्वर्ट होना चाहता है? क्योंकि जानते हो कि हेवी न्यूक्लियस में अगर लाइटर न्यूक्लियाई हेवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा तो अपने स्टेबिलिटी को गेन करता है ना। याद करो Fe56 जो है वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है, तो वो टेंड करना चाहता है ना, वो चाहता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बने, हीलियम हीलियम मिलकर के कार्बन बने, कार्बन कार्बन मिलकर नाइट्रोजन वगैरह करते करते वो कहाँ पहुँचना चाहता है? आयरन तक पहुँचना चाहता है। तो खैर सन वगैरह का क्या कंसेप्ट है, स्टार कैसे एग्जिस्ट करता है, उसका लाइफ साइकिल, उसका एक अलग साइंस है। और हम लोग जो हैं ऑलरेडी यहाँ तक पढ़े हैं। अगर 12th के एग्जाम में आपको न्यूक्लियर फ्यूजन पूछा जाए तो जो आपको एग्जाम्पल दिए, जो टर्म इस्तेमाल किए और जो हम नोट्स उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिए हैं, जिससे कि एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिले, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। देखिए आपके 12th के एग्जाम में बहुत बार ये पूछ दिया जाता है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में कंपेरिजन करने के लिए, दोनों को कंपेयर करके। तो चूंकि पॉइंट वाइज लिख दिए हैं जिससे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहे। तो न्यूक्लियर फिजन, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? व्हेन ए हेवी न्यूक्लियस एक्साइटेड गेट्स स्प्लिट अप इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, है ना। एक हेवी न्यूक्लियस जो है स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, जो कंपेरेबल मास कंपेरेबल साइज में होता है। जबकि फ्यूजन में क्या होता है? दो लाइटर न्यूक्लियाई या दो से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई जो है कंबाइन करके हेवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा, ये क्विक प्रोसेस है ना। फ्यूजन हुआ फिर तो बहुत बार तो अनकंट्रोल होता है और बहुत मिली सेकंड माइक्रो सेकंड में ही ये हो जाता है। लेकिन ये सेवरल स्टेप्स में होता है, जैसे स्टार वगैरह में जो है ना बहुत सारा स्टेप बना हुआ है। देखो न्यूट्रॉन्स आर द लिंक पार्टिकल ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में न्यूट्रॉन्स ही मेन लिंक पार्टिकल, इंपॉर्टेंट पार्टिकल रहता है। जबकि फ्यूजन में जो है कौन है? प्रोटॉन है। देखो प्रोटॉन जैसे एक दूसरे को रिपेल करता है, उसके लिए एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है ना। तो बोलेंगे प्रोटॉन्स आर द लिंक पार्टिकल्स ऑफ दिस प्रोसेस। अब चलो इसका जो प्रोडक्ट, ठीक ना, इट प्रोड्यूसेज वेरी हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट। कारण कि फ्यूजन में क्या होता है ना कि जो उसका फ्रैगमेंट होता है वो भी रेडियो एक्टिव हो जाता है, और वो बहुत जो है हानिकारक हो जाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो डेंजरस रहता है, तो हार्मफुल होता है। लेकिन फ्यूजन में जो प्रोडक्ट है वो हार्मलेस होता है। अब जो है स्टॉक ऑफ द फ्यूजनेबल फ्यूजन इज लिमिटेड
ठीक ना। ये स्टॉक जो है फिजनेबल फ्यूजन का ये लिमिटेड है, जबकि द फ्यूल रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूजन इज अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट। तो बेसिक जो है ना ये 5 कंपैरिजन है, इसको लिख लेना है, एग्जाम के लिए याद कर लेना है। और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़े वो सफिशिएंट है। वैसे तो देखो फिजन और फ्यूजन वो एक बहुत बड़ा साइंस है, इसके लिए ढेर सारे एग्जाम्पल और बहुत सारे स्टेप्स जानने की ज़रूरत है। लेकिन हम लोगों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहो तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो बतलाया गया वो सफिशिएंट है। अब जो है आप लोग आगे पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। एक्चुअली में रेडियो एक्टिविटी बुक में पहले ही दिया हुआ है, लेकिन हम इसलिए इसको पहले बतलाएं क्योंकि इस साल के एग्ज़ाम में रेडियो एक्टिविटी को जो है वो साइड कर दिया गया है। तो फिर भी हो सके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में देखेंगे तो उसमें किसी में दे दिया है, किसी में 12th के पोर्शन में दे दिया, तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए पढ़ाने के लिए तो सब कुछ बता दिया जाएगा। हाँ, ये जानेंगे कि जो थियोरेटिकल कंटेंट है ना वो यही सब था जो हम लोग पढ़े अभी तक, जो भी न्यूक्लियर फोर्स पढ़े, न्यूक्लियर फिजन पढ़े, फ्यूजन पढ़े, ठीक है। उसके पहले जो कुछ भी हम लोग सीखे, लेकिन आगे जो रेडियो एक्टिविटी है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी मिलेगा। इस न्यूक्लियाई टॉपिक में रेडियो एक्टिविटी के पहले वाला पोर्शन थ्योरेटिकल व्यू से पढ़ा जाता है और 12th के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इसको आप ठीक से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। आगे जो है रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड जो है आपको कंसेप्ट भी सिखा देंगे, न्यूमेरिकल्स भी सिखा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।